हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एकेडमी। आज के सेशन में हम बात करके चलेंगे पॉलिटी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। संख्या भले ही मात्र 30 क्वेश्चनों की है, लेकिन यकीन मानिए आपको इन 30 क्वेश्चंस के अंदर 50 क्वेश्चनों के कॉन्सेप्ट क्लियर करा के चलूँगा। ध्यान रखना, ये जो हमारे पास सिलेबस चल रहा है पॉलिटी का, ये उत्तराखंड के एग्ज़ाम्स के साथ साथ एसएससी के लिए, रेलवे के लिए और जितने भी हमारे पास जीएस का जहाँ जहाँ पर भी सिलेबस है उन सभी को ये सारे के सारे क्वेश्चंस कवर करके चलेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमसे कहता है कि बी.आर. अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में प्रावधान था। आपको याद होगा 1932 के अंदर पूना समझौता हुआ, जिसे कि पूना पैक्ट भी कहा जाता है। इस पूना पैक्ट में ये जो पूना पैक्ट हुआ था, इसको अगर मैं बता के चलूँ तो वास्तव में ये हमारे पास एक रिजल्ट था, या फिर ये कहना चाहिए परिणाम था, जो हमारे पास गोलमेज सम्मेलन हुए थे लंदन के अंदर। गोलमेज सम्मेलनों में उचित एक परिणाम न निकल पाने की वजह से जो गोलमेज सम्मेलन चल रहे थे, उनमें जो गांधी बनाम अंबेडकर दोनों के मध्य वहाँ पे क्या हो गया, वाद विवाद हो गया। ये जो वाद विवाद था, इस वाद विवाद का मुख्य कारण क्या था, वही इस क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, तो वो जो वाद विवाद हुआ था, वास्तव में बी.आर. अंबेडकर जो कि दलित वर्ग से बिलोंग करते थे, इनका मानना था कि भारत में जब 1909 में मुसलमानों को पृथक निर्वाचन दे दिया गया है, तो फिर क्यों यहाँ पर हम लोग पीछे हैं, यानी जो दलित वर्ग है इनको क्यों पृथक निर्वाचन नहीं दिया जा रहा है, हमारी संख्या भी कम है, ऐसा मानना था किसका, बी.आर. अंबेडकर का। लेकिन वहीं गांधी जी जानते थे कि भैया अगर दलितों को भी अगर पृथक निर्वाचन अगर दे दिया जाए, मुहैया करा दिया जाए, तो ऐसे केस में भारत का बंटवारा हो जाएगा। तो जिसके चलते गांधी जी ने इस मांग को मानने से मना कर दिया और गोलमेज सम्मेलन जो कि लंदन के अंदर चल रहा था, उसमें गांधी बनाम अंबेडकर हो गया। और उस समय पे गांधी जी जब भारत वापस आए तो गांधी जी ने आंदोलन प्रारंभ कर दिया कि किसी भी हालत में जो दलित वर्ग है इनको नहीं दिया जाएगा पृथक निर्वाचन। और जिसके चलते गांधी जी को यहां पर जेल में डाल दिया गया। और जेल कई बार पूछ लेता है, ध्यान रखना 1932 का जो पूना पैक्ट हुआ था, ये पूना पैक्ट हमारे पास पूना में हुआ था। ठीक है ना, नाम से समझ में आ रहा होगा। तो ये कहां पर हुआ था, ये हुआ था पूना में। पूना में एक जेल पड़ती है जिसका नाम है यरवदा जेल। ठीक है ना, जिसका नाम क्या है, यरवदा जेल। तो पूना की यरवदा जेल में महात्मा गांधी को रखा गया था और इस यरवदा जेल में मिलने गए थे बी.आर. अंबेडकर महात्मा गांधी से। और इसका जो सही आंसर होने वाला है, या फिर इसका जो सही आंसर ऑप्शन होगा इनमें से, पहला है कि भारत के लिए डोमिनियन स्थिति बनाए जाने का, जो कि गलत है यहाँ पर। दूसरा हमारे पास है मुसलमानों के लिए पृथक। देखिए, मुसलमानों को पृथक निर्वाचन जैसा कि मैंने बताया 1909 के एक्ट से ही दे दिया गया था। तीसरा है कि निम्न वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन, ये हमारे पास क्षेत्र का। और चौथा है निम्न वर्गों के लिए आरक्षित सहित युक्त निर्वाचन क्षेत्र का। तो ऑप्शन नंबर डी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो निम्न वर्ग के जो लोग थे, इन निम्न वर्गों को लोगों को आरक्षण सहित, आरक्षण तो देना ही देना है, साथ ही साथ संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का भी यहाँ पे मांग रखी गई थी। ध्यान रखना, ये जो हमारे पास पूना की यरवदा जेल में ये समझौता हुआ था, ये हुआ था, कई बार डेट भी इसका पूछ लेता है, 24 सितंबर को ये हुआ था। और सन तो आपको समझ में आ ही रहा होगा, 1932। तो 24 सितंबर 1932 को ये हमारे पास देखने के लिए मिल जाएगा, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए पढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कहता है, वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित की थी। अगर आपने पॉलिटी पढ़ी होगी तो आपको ध्यान होगा कि हमारे पास जो भारत का संविधान है, इस भारतीय संविधान को हम दो भागों में बांट के चलते हैं। हम पहला जो इसका पार्ट पढ़ के चलते हैं वो चलते हैं कि 1600 से, यानी अंग्रेजों के आगमन से लेके हम इसको पढ़ के चलते हैं कहाँ तक, 1857 की क्रांति तक। ठीक है, और इसका जो दूसरा पार्ट हम पढ़ के चलते हैं वो चलते हैं 1858 से लेके कब तक, 1947, यानी भारत की आज़ादी तक। अब इसमें जो प्रथम भाग हम पढ़ के चलते हैं 1600 लेके, जब अंग्रेजों का आगमन भारत में हुआ था, तो तब से लेके जो ये प्रथम पार्ट है 1857 की क्रांति तक का, इस पार्ट में जितना भी भारत के अंदर कंट्रोल किया जाता था, रेगुलेशन चलाया जाता था, ये सारा का सारा महारानी के द्वारा चलाया जाता था। या फिर ये कह लिया जाए कि जो ब्रिटेन का जो रूल्स हुआ करते थे, ब्रिटेन के जो रूल्स हुआ करते थे, उन रूल्स के द्वारा ये सारा का सारा काम किया जाता था। ठीक है ना। अब दूसरा जो हमारे पास ये सेक्शन चला, अब देखिए इस समय तक आते आते 1857 की क्रांति आते आते भारत के अंदर अंग्रेजों का जो पकड़ थी वो बहुत मजबूत हो चुकी थी, जिसके चलते ब्रिटेन की जो महारानी थी उसको भय था कि भारत के अंदर इतनी मजबूत पकड़ होने के साथ ही जो अंग्रेज भारत के अंदर है, जो ब्रिटिशर्स भारत के अंदर हैं, ये कहीं भारत को अपना एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित न कर लें,
लें, जिसके चलते उसने संपूर्ण भारत का जो सत्ता थी उसको अपने हाथ में ले लिया और यहाँ से जो नियम कानून बनाए गए वो बनाए गए ब्रिटेन की महारानी द्वारा, और जिसके चलते इसको ताज का शासनकाल भी कहा जाता है। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, ताज का शासनकाल भी इसे यहाँ पे कहा जाता है। ठीक है ना, तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास सही आंसर इसका होने वाला है वो होने वाला है भारत सरकार अधिनियम 1858। ठीक है ना, जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत सरकार अधिनियम 1858। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में हमसे कहता है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। ठीक है, तो देखिए अगर भारत को जो भारत का गवर्नर जनरल था, भारत का जो इस समय पे गवर्नर जनरल था, उसको अध्यादेश जारी करने की सबसे पहले जो यहाँ पे किस अधिनियम द्वारा दी गई थी ये बात करता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 1861 का जो अधिनियम था, इस 1861 अधिनियम में यही प्रावधान किया गया था कि अब जो भारत का भारतीय गवर्नर जनरल है वो क्या कर सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है, ऑर्डिनेंस पास कर सकता है। अध्यादेश का मतलब ये होता है कि अपने द्वारा स्वयं से क्या कर सकता है, नियम कानून बना सकता है। ठीक है ना, जैसे भारतीय संविधान में अगर बात करके चले तो राष्ट्रपति को और राज्यपाल को ये शक्ति निहित है कि वो क्या कर सकते हैं, अध्यादेश जारी कर सकते हैं। और वास्तव में ऐसा तब किया जाता है जब संसद में इतना समय न हो, संसद सत्र में इतना समय ना हो कि वो क्या कर सके, नियम कानून को पहले लोकसभा में, फिर राज्यसभा में, फिर राष्ट्रपति के द्वारा यहाँ पे हस्ताक्षर करके लागू करवा सके। तो ऐसे केस में राष्ट्रपति और राज्यपाल को यह शक्ति प्रदान की गई है भारतीय संविधान के द्वारा कि भैया इनके पास क्या है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। और वास्तव में इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे ये कहता है, यह सिद्धांत कि स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान को तैयार करना मुख्यतः खुद भारतीयों की जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए, पहली बार निम्नलिखित में से किसने स्वीकार किया था। अच्छा देखिए, ये बात चल रही है उस समय पे जब हमारे पास लॉर्ड लिनलिथगो का प्रस्ताव चल रहा था, जिसे कि अगस्त प्रस्ताव भी कहा जाता है। ठीक है, इस अगस्त प्रस्ताव में सर्वप्रथम ये यहाँ पे स्वीकार किया गया कि भारतीय संविधान तो बनाया जा रहा है, लेकिन वास्तव में इसकी पूर्ण जिम्मेदारी जो हमारे पास है ये भारतीयों की ही नहीं है, बल्कि जितने भी भारत के अंदर लोग रह रहे हैं इन सभी की ये जिम्मेदारी बनती है कि ये जो संविधान बन रहा है किस तरीके से बनाया जाए, सभी को ध्यान में रख के ये सारी चीज़ें यहाँ पे बनाया जाए। ऐसा यहाँ पे लिनलिथगो ने अपने अगस्त प्रस्ताव के अंदर इस चीज़ को स्वीकार किया था। ठीक है, और वास्तव में यह जो प्रस्ताव था ये 8 अगस्त 1940 को यहाँ पे बनाया गया था। ठीक, 8 अगस्त 1940 को यहाँ पे ये प्रस्ताव स्वीकार किया गया था। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लिनलिथगो का अगस्त प्रस्ताव। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कहता है कि रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। ठीक है, तो रेगुलेटिंग एक्ट नाम से समझ में आ रहा है भारत के अंदर जितने भी हमारे पास लोग थे, उन अंग्रेजी लोग थे, अंग्रेजी शासन को भारत के अंदर सुचारू रूप से चलाने के लिए यहाँ पर समय समय पे रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया जाता था। जैसे कि मैंने बताया समय चल रहा है 1773 का, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1773। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि 1600 से लेके लगभग 1857 तक का जो समय चलता था, ये नियम कानूनों भारतीय संसद, जो ब्रिटेन की संसद होती थी, वहां से पारित करके ये सारा का सारा बनाया जाता था। और इसके अकॉर्डिंग जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1773। ठीक है, और इसी एक्ट को ही रेगुलेटिंग एक्ट भी कहा जाता है। 1773 को कई बार पूछ लेता है कि रेगुलेटिंग एक्ट कितने में हुआ था या फिर कब हुआ था, तो ये 1773 को रेगुलेटिंग एक्ट नाम से भी जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कहता है, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णयों को अस्वीकार करने को मिला, ये अधिकार दे दिया गया। ठीक है ना, देखिए वास्तव में होता क्या था, जो भारत का गवर्नर जनरल होता था उसकी एक समिति, एक कमेटी हुआ करती थी, और वो जो समिति हुआ करती थी उसने जो भी रिपोर्ट तैयार की है वो हमारे पास गवर्नर जनरल के लिए बाध्य होती थी, यानी गवर्नर जनरल उसको मानने के लिए बाध्य होता था, मजबूर होता था। ठीक है, लेकिन बाद में यहाँ पे क्या कर दिया गया, 1786 यानी ऑप्शन नंबर सी, 1786 में इस चीज़ को बदल दिया गया, अमेंडमेंट कर दिया गया, सुधार कर दिया गया, संविधान कर दिया गया इस एक्ट में। और इसके बाद कह दिया गया कि भैया अब जो हमारे पास भारत का गवर्नर जनरल है ये इस चीज़ को अस्वीकार भी कर सकता है, यानी मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कहता है पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था, तो आपको
समझ में आ रहा होगा, पिट्स इंडिया एक्ट जो हमारे पास था, ये हमारे पास किया गया था 1784, और वास्तव में इसका जो मुख्य उद्देश्य था यह था कि भारत के अंदर भारतीय सीमा में जितने भी विदेशी व्यापार चल रहे हैं, अंग्रेजों के व्यापार चल रहे हैं, इन सब की गतिविधियों में नियंत्रण करना और देख रेख करना, और भारत के अंदर जो ब्रिटेन का व्यापार चल रहा है इस चीज को बढ़ावा देना, ठीक है ना। तो इस संबंध में ये एक्ट पारित किया गया था जिसे बोला जाता है पिट्स इंडिया एक्ट, और ये किया गया था 1784 के अंदर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है कि यार निम्न में से किस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। तो आपको पता होगा इस जो ऑप्शन नंबर इसका डी है, यानी भारतीय परिषद अधिनियम 1909। तो 1909 का जो ये अधिनियम था इसे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहा जाता है, और वास्तव में यहाँ पे जो मार्ले और मिंटो हैं ये भारत के इस समय दो बहुत बड़े अधिकारी थे, अंग्रेज अधिकारी थे, और इन्हीं के नाम पे यानी इसी के समय काल पे ये यहाँ पे पारित किया गया था, जिसके चलते इसको क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है ठीक है, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम यहाँ पे इसे कहा जाता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि मार्ले मिंटो जो अधिनियम था इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, ठीक है। तो जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की हुई थी कि भैया 1909 में भारत के अंदर मुसलमानों को पृथक निर्वाचन प्रदान किया गया था, और जिसके चलते बाद में जो दलित वर्ग के जो नेता थे कह लो, या फिर ये कह लो भारत के एक बहुत बड़े संविधान निर्माता थे, उन्होंने भी इस चीज़ की मांग रखी कि हम भी दलित हैं, यानी हमारी भी जो जनसंख्या वो बहुत कम है, तो हमें भी क्या मिलना चाहिए, पृथक निर्वाचन मिलना चाहिए। तो जिसको फिर यहाँ पे पूना पैक्ट हुआ, ये हमने देखा क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर इस चीज़ को डिस्कस हमने किया हुआ था। तो फिलहाल ये समय चल रहा 1909 का, और 1909 में ही क्या किया गया था, मुसलमानों को पृथक निर्वाचन दिया गया था। तो यही इसका क्या था, मुख्य उद्देश्य था, यानी इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पृथक निर्वाचन प्रणाली, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कहता है क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे कि मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले हमने बात किया था इस बारे में कि मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम पारित किया गया था कब, यहाँ पे 1909 में, ठीक है ना। 1909 में यहाँ पे पारित किया गया था, ठीक है ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1909। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल हमसे कहता है कि मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था, ठीक है। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की, जो मुसलमानों के लिए किसके द्वारा यहाँ पे पृथक निर्वाचन मंडल यहाँ पे लागू किया गया था। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है 1909 में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के तहत ये सारा का सारा काम किया गया था, ठीक है। एक ही क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से पूछा गया है, आप समझ पा रहे होंगे, ऊपर से लिखा भी गया है किस किस एग्जाम्स में ये पूछा गया है। तो IAS कई बार पूछा गया है 1989 के अंदर, और उसके बावजूद कई बार अपने उत्तराखंड एग्जाम्स में, चाहे वो उत्तराखंड UKSSC का हो चाहे UKPSC का हो, कई बार इस तरीके से क्वेश्चन घुमा फिरा के यहाँ पे पूछ लिए जाया करते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 हमसे कहता है कि 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी, ठीक है। तो 1909 में ये कहा गया था कि सांप्रदायिक जो प्रतिनिधित्व है, सांप्रदायिक मतलब ये हो गया कि जाति, धर्म, भेदभाव, इन सभी आधारों पर क्या किया जाएगा, जनता को बांट दिया जाएगा। तो इस चीज की बात यहाँ पे कही गई थी, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की, ठीक है। और इसी के आधार पर ही तो यहाँ पे 1909 में भारत के अंदर जो समुदाय था मुसलमानों का, उसको पृथक निर्वाचन दे दिया गया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था, ठीक है। तो देखिए आपको पता होगा जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम है, इसमें वास्तव में जो इसमें काम इसका था, या जो इसका प्रावधानों का उद्देश्य था, या जो समरी था, वो कंक्लूजन ये था कि प्रांतों में क्या करना है, दोहरा शासन लेके आना है, ठीक है ना। प्रांतों में क्या करना है, दोहरा शासन लेके आना है। दोहरा शासन का मतलब ये हो गया कि अंग्रेजों तो अधिकार करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ जो अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए, देखिए दोहरा शासन का मतलब ये होता है, एक तो लोकल बॉडी काम करेगी ही करेगी, ठीक है ना, वहाँ की जो लोकल सरकार है वो काम करेगी ही करेगी, और साथ ही साथ अंग्रेजी भी क्या करेंगे, उसमें वहाँ पे सरकार भी, अंग्रेजी जो सरकार है केंद्र की, वो भी वहाँ पे नियम कानून बनाने का काम करेगी, ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका प्रांतों में दोहरा शासन, यानी ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14।
ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे कहता है कि 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों में गठित था, ठीक है ना। तो आपको पता होगा 1946 में एक कैबिनेट मिशन यहाँ पे बनाया गया था, एक कैबिनेट समिति यहाँ पे बनाई गई थी, और इस कैबिनेट समिति में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, ठीक है ना। तो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस उस समिति के बिल्कुल यहाँ पे सदस्य थे, और वास्तव में ये हमारे पास जो थे ये उस समय में भारत सचिव भी थे, ठीक है ना। अगला है एवी अलेक्जेंडर, और एवी अलेक्जेंडर भी क्या थे यहाँ पे, इस समय पे व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे, जो यहाँ पे जो ट्रेड हुआ करता था, व्यापार हुआ करता था, उसके अध्यक्ष के तौर पे यहाँ पे इस समिति में कार्यरत थे, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। तो बिल्कुल यहाँ पे स्टैफोर्ड क्रिप्स भी यहाँ पे क्या थे, इसमें एक नौसेना मंत्री थे, चूँकि जितना भी अंग्रेजों का व्यापार होता था ये जहाज़ों के थ्रू होता था, पानी के जो जहाज़ होते हैं उनके थ्रू होता था, तो उन सभी की देखरेख के लिए इनको नौसेना का मंत्री यहाँ पे बनाया गया था, स्टैफोर्ड क्रिप्स। और लॉर्ड एमरी यहाँ पे बिल्कुल भी इसके सदस्य नहीं थे, तो सही आंसर हो जाएगा इसका लॉर्ड एमरी, यानी ऑप्शन नंबर डी, जो कि इस समिति के क्या नहीं थे, सदस्य नहीं थे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमसे ये कहता है कि कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है, ठीक है ना। कौन सा इसमें सही नहीं है कथन, वो हमें यहाँ पे बताना है, ठीक है। चलिए पहला कथन हमसे कहता है कि प्रांतीय समूहीकरण, ठीक है ना, प्रोविजनल जो ग्रुपिंग था, बिल्कुल ये क्या था इसका यहाँ पे बिल्कुल सही इसका उद्देश्य था। एक वास्तव में अगर बात करके चले कि कैबिनेट मिशन 1946 में जो आया हुआ था, इसके कुछ उद्देश्य थे, जिनमें से इसका पहला उद्देश्य था या फिर एक उद्देश्य ये था कि प्रांतियों का जो समूहीकरण है ये हमें करना है, ठीक है ना, प्रांतों को एक करना है कुल मिला के। दूसरा है भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल हम गठन करेंगे, ऐसा इनका उद्देश्य था। चूंकि ये समय चल रहा था देखो 1946 का, और 1946 तक आते आते भारत के अंदर जो भारतीय लोग थे उनमें अपना देश के लिए इतनी यहाँ पे मात्र शक्ति जग चुकी थी कि अब वो किसी भी कीमत में, राष्ट्रभक्ति इतनी जग चुकी थी कि अब वो किसी भी कीमत में भारत में आज़ादी चाह रहे हैं कि अंग्रेजों को यहाँ से किसी भी कंडीशन में भगा दिया जाए। तो जिसके चलते यहाँ पर अंग्रेज अब जैसा जैसा भारतीय अभी तक मांग कर रहे थे बहुत लंबे समय से, तो अब उन मांगों को अंग्रेज धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, भारतीयों को दे रहे हैं, ताकि ये आंदोलन को समाप्त किया जा सके, ठीक है। अगला है यहाँ पे संविधान निर्माण का अधिकार, बिल्कुल यहाँ पे दे दिया गया था, बहुत पहले ही दे दिया गया था। अगर आपको पता हो तो 1929-1930 के आसपास अप्रॉक्स यहाँ पर जब नेहरू प्रस्ताव लेके आया गया, इसे नेहरू रिपोर्ट भी कहा जाता है, तो ये तभी यहाँ पे कह दिया गया था कि भैया आप अपना संविधान स्वयं क्यों नहीं बना लेते हैं। तो इस तरीके की चेतावनी भारतीयों को दे दी गई थी, ठीक है ना। और अगला ऑप्शन था ऑप्शन नंबर सी, चूंकि कहता है पाकिस्तान की स्वीकृति, तो पाकिस्तान की स्वीकृति यहाँ पे नहीं दी गई थी इस 1946 के कैबिनेट मिशन के अंदर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पाकिस्तान की स्वीकृति, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे ये कहता है भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया था। देखिए भारत आज़ाद तो हो चुका था 15 अगस्त 1947 है, और इसके बाद हम जानते हैं कि अपना भारतीय संविधान वास्तव में जो बन के तैयार हमारे पास हो गया था, फिर ये कह देते हैं कि लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को, ठीक है ना। हालांकि ये हमारे पास जो संविधान है ये हमारे पास नवंबर में बन के तैयार हो गया था 1950 में, और 26 जनवरी इसको पूर्ण रूप से यहाँ पे लागू कर दिया गया था, ठीक है ना। इसके पीछे क्या कहानी, कई बार क्लासेस में मैंने बताया करता हूँ कि क्या वास्तव में इसके पीछे कहानी है, क्यों जो संविधान था ये जब 49 में ही बन के तैयार हो गया तो फिर क्यों इसको 50 में लागू किया गया। इसके पीछे एक बहुत लंबी चौड़ी कहानी है, इसको फिर अगले बार कभी डिस्कस करके चलेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम बात करके चलते हैं। तो कहता है भारतीय संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका, अब देखिए इस समय तक 1900 जैसा मैंने बताया कि 47 में देश आज़ाद हो गया और 50 में या फिर 49 में संविधान बन के तैयार हो गया, हालांकि 50 में उसे लागू किया गया था। तो इस बीच जो 2-3 सालों का गैप था, तो इसमें हमारे पास जो भारत के अंदर जो पूरा का पूरा सिस्टम है किस आधार पर चलाया गया था, ठीक है। तो ये हमारे पास बेस लिया गया था ऑप्शन नंबर सी 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार, ठीक है, जिसे भारतीय का छोटा संविधान भी कहा जाता है। भारत का छोटा संविधान किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है 1935 के भारत शासन अधिनियम। ध्यान रखना वर्तमान में जो हमारे पास संविधान बन के तैयार है उस संविधान में अधिकतर बातें ली गई हैं 1935 के भारत शासन अधिनियम से, ठीक है।
चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमसे कहता है कि भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्नलिखित में से किस नाम से जानी जाती है? तो जाहिर सी बात है ये इसका आंसर होने वाला है माउंटबेटन योजना, ठीक है ना। तो ये जो योजना थी वास्तव में ये लागू की गई थी 3 जून को, ठीक है ना, 1947। 3 जून 1947 को इस योजना को लागू किया गया था और कहा गया था कि हम क्या करते हैं भैया, आपको क्या कर देते हैं यहाँ पे आज़ादी जैसा दे देते हैं। आज़ादी वास्तव में देना नहीं चाहते थे, अंग्रेज भारत को छोड़ के नहीं जाना चाहते थे क्योंकि इतना ज़्यादा इनको यहाँ पे सुविधाएं मिल रही थी, तो जिसके चलते इतना ज़्यादा फायदा उन्हें यहाँ पे हो रहा था और वास्तव में अंग्रेज जाना नहीं चाहते थे। लेकिन अंग्रेजों ने ये कहा कि भैया हम क्या करते हैं, सार्वभौम अधिकार आपको सौंप देते। सार्वभौम का मतलब यह है कि सभी भूमि संबंधी जितने भी अधिकार हैं, संपूर्ण भूमि पर आपको अधिकार हम सौंप देते हैं, आप ये आंदोलन समाप्त कर दो। तो ये किया गया था। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा माउंटबेटन योजना के तहत, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपसे कहता है कौन सुमेलित नहीं है? तो बताना इसमें से कौन सुमेलित नहीं है। पहला है माल्य मिंटो सुधार अधिनियम, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, बिल्कुल सही आंसर है ये। भारत सरकार अधिनियम 1935 स्वशासन इसे कहा जाता है, क्योंकि मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले छोटा संविधान भी इसे कहा जाता है भारत का, ठीक है। कैबिनेट मिशन, संविधान सभा का गठन, बिल्कुल संविधान सभा का जो गठन किया गया था कैबिनेट मिशन द्वारा ये किया गया था। और इसके बाद अगला हमारे पास है साइमन कमीशन, भारत का विभाजन। तो साइमन कमीशन भारत के विभाजन के लिए यहाँ पे संबंधित नहीं था, आपको पता होगा। साइमन कमीशन गो बैक के नारे भी यहाँ पे लगाए गए थे वास्तव में, और इसका ये 1928 1927 में लगभग भारत के अंदर इसका आगमन हो चुका था। और जो साइमन कमीशन था तो जॉन साइमन इसके यहाँ पे अध्यक्ष थे, और वास्तव में इसका जो उद्देश्य था ये था कि यार भारत के अंदर जो भी अंग्रेजी कार्रवाई चल रही है इतने लंबे समय से, जो भी अंग्रेजों का व्यापार चल रहा है भारत के अंदर इतने लंबे समय से, वो किस मुकाम तक पहुंचा है, इस सभी चीज़ों की जांच करने के लिए 1919 अधिनियम में ये कहा गया था कि हम क्या करेंगे, कमेटी का गठन करेंगे और ये कमेटी भारत के अंदर आगे जांच करेगी, ठीक है ना। तो अब समस्या ये थी कि इस कमेटी के अंदर, साइमन कमीशन के अंदर कोई भी भारतीय नहीं था और जांच होनी थी भारतीयों की, और कोई भी इसमें भारतीय नहीं था, जिसके चलते इसका संपूर्ण रूप से यहाँ पे विरोध कर दिया गया। तो सही आंसर हो जाएगा उसका ऑप्शन नंबर डी, भारत विभाजन साइमन कमीशन, ठीक है ना। साइमन कमीशन जो है भारत विभाजन से संबंधित नहीं है, ठीक है ना। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कहता है अगले सवाल के अंदर भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में किया गया था, ठीक है। तो देखिए 1900 जो हमारे पास है भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत, ठीक है। तो देखिए 1919 में प्रावधान किया गया था कि भारत में क्या होगा, जो विधायिका है, विधायिका का जो है चुनाव, ठीक है ना, विधायिका क्या किया जाएगा, चुनाव यहाँ पे किया जाएगा, और इस चीज़ को सुचारू रूप से आगे भी चलाया जा रहा था। लेकिन दौर चल रहा था 1945 का, जिस वर्ष अंतिम रूप से क्या किया गया यहाँ पे, इस अधिनियम के तहत भारत के अंदर विधायिका का चुनाव किया गया। आप जानते होंगे कि अपने पास एक विधायिका होती है, एक कार्यपालिका होती है, एक न्यायपालिका। विधायिका जो कि विधि बनाने का काम करती है, विधि का मतलब नियम कानून से है, कार्यपालिका जो उसको लागू करवाने का काम करती है, और न्यायपालिका जो कि देखरेख करने का काम करती है, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कहता है अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था, ठीक है ना। तो भारत के अंदर अखिल भारतीय जो महासंघ था इसको स्थापित करने के लिए बहुत सारे प्रयास किए गए थे, और वास्तव में वो समय आ चुका था 1935 में भारत शासन अधिनियम में, ठीक है। तो ये प्रावधान 1935 के भारत शासन अधिनियम में भी लागू कर दिया गया था, और कहा गया था कि हम क्या करेंगे, भारत के अंदर एक अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करेंगे। अखिल भारतीय का मतलब यह है ऑल इंडिया लेवल पर, ठीक है ना, संपूर्ण भारत के अंदर हम क्या करेंगे, एक भारतीय महासंघ बनाएंगे, एक यूनियन बनाएंगे भारतीयों का, जो कि अपनी आज़ादी के लिए लड़ेगा। ऐसा प्रावधान यहाँ पे रखा गया था, अंग्रेजों से मांग की गई थी ऐसा, जो कि रखा गया था 1935 के अधिनियम में, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया गया था। कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है, ध्यान रखना। भारत शासन अधिनियम 1935, जिसके तहत क्या किया गया था यहाँ पे कि प्रांतों में जो हमारे पास द्वैध शासन है, प्रांतों में जो द्वैध शासन है उसको तो क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। और प्रांतों में कई बार पूछ लेता है कि द्वैध शासन कब से लगा गया, 1919, ठीक है ना। 1919 में प्रांतों में यानी राज्यों में द्वैध शासन लगाया गया, और जिसे 1935 में समाप्त कर दिया गया। और 1935 में जैसे ही राज्यों में या फिर प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त किया गया, इसी के साथ ही केंद्रों में क्या कर दिया गया, द्वैध शासन लगा दिया गया, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, इसके अनुसार जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत क्या किया गया, केंद्र में द्वैध शासन यहाँ पे लगाया गया, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ।
अगला सवाल हमसे कहता है संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम डैश द्वारा किया गया था। ठीक है, तो देखिए संघीय प्रणाली का जो पहला प्रयास था, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले हमने बात किया था, ब्रिटिश काल के दौरान 1935 का वो समय चल रहा था जब पहला प्रयास भारत के अंदर किया गया था किस चीज़ का, संघीय प्रणाली का। संघीय प्रणाली का मतलब है कि जिसमें केंद्र भी काम करे और राज्य भी काम करे, द्वैध शासन केंद्रों में लगाया गया था। अभी थोड़ी देर पहले हमने इसके बारे में बात की हुई थी। ठीक है ना, तो ऑप्शन इसका सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमसे कहता है कि प्रांतीय स्वायत्तता शुरू करने के लिए भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा कौन सा अधिनियम पारित किया गया था। ठीक है, तो सेम रिपीटेड क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछा जा रहा है। 1935, ठीक है ना, वास्तव में जो 1935 हमारे पास भारतीय स्वायत्तता शुरू करने के लिए 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम है इसे पारित किया गया था। ठीक है ना, और वास्तव में इस अधिनियम के माध्यम से जैसा कि मैंने बताया प्रांतों में इसमें द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया और उन्हें क्या कर दी गई, स्वायत्तता यानी आज़ादी दे दी गई, और जबकि केंद्र में क्या कर दिया गया, द्वैध शासन लगा दिया गया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 कहता भारत में सचिव का पद किसके द्वारा सृजित या फिर निर्मित किया गया था। ठीक है, तो भारत में जो सचिव का पद था, जैसे ही मैंने बताया कि भारतीय इतिहास के अंदर जो संपूर्ण अंग्रेजों का जो दौर चल रहा था, उस पूरी की पूरी जिम्मेदारी जब ब्रिटेन की महारानी ने अपने हाथों में ली, जिसे हम एज ऑफ क्राउन भी कहते हैं या पीरियड ऑफ क्राउन भी कहते हैं, या फिर जो क्राउन यानी ताज का जो समयकाल है उसे कहते हैं, उस समय पे यहाँ पे क्या कर दिया गया था, जो संपूर्ण जो हमारे पास भारत का जो सचिव का पद है ये भी क्या कर दिया गया था, निर्मित यहाँ पे कर दिया गया था। अब ये जो सचिव था ये सिर्फ डायरेक्टली महारानी के आदेशों पर ही क्या करेगा, काम करेगा। ठीक है, और इसी के साथ साथ यहाँ पे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 ये हमारे पास था, कंपनी को इसने क्या कर दिया, शासन को समाप्त कर दिया। कंपनी में भारत का क्या कर दिया, शासन इसने समाप्त कर दिया, और वास्तव में जो ब्रिटेन की महारानी है इस महारानी को क्या कर दिया गया, ये शासन यहाँ पे सौंप दिया गया। ठीक है ना, और इसके साथ साथ इसमें क्या किया गया, एक पद भी यहाँ पे सृजित किया गया जो कि कौन सा था, सचिव का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमसे कहता है कि किस भारतीय अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई थी। ठीक है, तो जैसी बात है थोड़ी देर पहले अभी हमने इसको डिस्कस किया हुआ था, अलग अलग तरीके से पूछा गया है। तो ये हमसे कहता है यहाँ पे कि किस अधिनियम के द्वारा यहाँ पे पहली बार भारत में निर्वाचन को स्वीकृति दी गई थी या फिर पृथक निर्वाचन को यहाँ पे स्वीकृति दी गई थी। तो मैंने बताया 1909 के अंदर ये एक्ट पारित किया गया था जिसमें कहा गया था कि भैया भारत में जो अल्पसंख्यक है मुसलमान, उनको क्या दिया जाएगा, पृथक निर्वाचन यहाँ पे दिया जाएगा। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा उसका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में कहता है भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसे दी गई थी। अब देखिए अवशिष्ट शक्तियों का मतलब क्या है, कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं जो कि केंद्र सरकार के पास होती हैं, वर्तमान समय में कुछ ऐसी शक्तियाँ जो कि राज्य सरकार के पास होती हैं, और कुछ ऐसी भी शक्तियाँ होती हैं जिनका जिक्र ही नहीं किया गया है भारतीय संविधान में। और आने वाले समय में अगर ऐसी कोई शक्तियाँ हमें या फिर ऐसी कोई पावर हमें, विषय हमें देखने के लिए मिलते हैं तो वो उस समय पे दे दिए गए थे किसको, गवर्नर जनरल को। ठीक है ना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गवर्नर जनरल। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमसे कहता है किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कई बार हम इसको पढ़ चुके हैं। तो 1919 का जो अधिनियम है भारत शासन अधिनियम, इसे क्या कहा जाता है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम इसे यहाँ पे कहा जाता है। ठीक है ना, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम यहाँ पे इसे कहा जाता है। क्लियर हो गया। ठीक है, सिंपल। और ये जो हमारे पास अधिनियम था 1919 का, ठीक है ना, 1919 का जो ये अधिनियम चल रहा था, वास्तव में भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा धीरे धीरे भारत को स्वराज्य संस्थान का दर्जा देने के लिए ये अधिनियम यहाँ पे दिया गया था, क्योंकि बहुत सारी इस समय मांगे उठ चुकी थी। वर्ल्ड वॉर चल रहा था, प्रथम 1915 से लेकर आपको पता होगा 1918 तक दौर चल रहा था। उसके बाद गांधी जी का आगमन 1915 में ही हो गया था दक्षिण अफ्रीका से, और फिर गांधी जी के आंदोलन होते, चंपारण हो गया, अहमदाबाद आंदोलन हो गया, खेड़ा आंदोलन हो गया, है ना। तो इस तरीके के बहुत सारे गांधी जी के आंदोलन होते हैं, और फाइनली यहाँ पे 1919 में अधिनियम में कह दिया जाता है कि भैया भारतीयों के लिए भी क्या किया जाएगा, अब नियम कानून बनाए जाएंगे, यानी भारतीयों पर भी क्या किया जाएगा, विचार यहाँ पे किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है डैश यूनाइटेड किंगडम की संसद का एक अधिनियम है जिसने 1947 में ब्रिटिश भारत को
भारत और पाकिस्तान के 2 नए संयंत्र उपनिवेशों में विभाजित किया था। ठीक है, तो जैसी बात है कब हुआ था फिर ये एक बहुत बड़ी दुखद घटना ये हुई थी कि जब भारतीयों को क्या कर दिया गया था, पाकिस्तान से अलग कर दिया गया था। पूर्व में पाकिस्तान भी भारत का ही एक हिस्सा था और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के तहत अंग्रेजों ने क्या कर दिया था, ब्रिटेन की संसद में यहाँ पर पाकिस्तान को भारत से अलग कर दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई थी। ठीक है, तो ये एक्चुअल में थोड़ा सा क्वेश्चन गलत हो चुका है। ये क्वेश्चन है कि सुमेलित करना है, हमें मिलान करना है। ठीक है ना, मिलान करना है। ये हमें कुछ ऑप्शन दिए गए हैं और नीचे उनके यहाँ पे मिलान करने के लिए हमें कहा गया है। ठीक है, तो देख के चलते हैं एक एक करके कौन इसका सही आंसर होने वाला है। ठीक है, तो पहला हमसे कहता है भारत सरकार अधिनियम 1919। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 की अगर बात करके चलें तो इसके तहत हमने यहाँ पे बात किया था कि प्रांतों में द्वैध शासन इसमें दिया गया था। ठीक है ना, प्रांतों में क्या किया गया था, इसमें द्वैध शासन दिया गया था, यानी ये क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है ना, और प्रांतों में द्वैध शासन जो कि 1935 में प्रांतों में समाप्त कर दिया गया है, केंद्र में दे दिया गया। ठीक है ना, दूसरा कहता है बी ऑप्शन, कहता है भारत सरकार अधिनियम 1935। और भारत सरकार अधिनियम 1935 की अगर बात करके चलें तो प्रांतीय स्वायत्ता, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हमने बात किया, प्रांतीय स्वायत्ता यहाँ पे दी गई। ठीक है ना, प्रांतीय स्वायत्ता का मतलब क्या है, प्रांतों को थोड़ी सी आज़ादी यहाँ पे दे दी गई। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमसे कहता है कि मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1919। तो 1919 के तहत क्या किया गया था, सांप्रदायिक जो निर्वाचन था, सांप्रदायिक निर्वाचन यहाँ पे कर दिया गया था, यानी जो हमारे पास जनसंख्या है या प्रांतों के आधार पर या जाति धर्म के आधार पर निर्वाचन को स्वीकृति यहाँ पे दे दी गई थी भारत के अंदर। अगला कहता है भारत परिषद अधिनियम 1861। तो भारत परिषद अधिनियम 1861 में ध्यान रखना, कई बार पूछा गया है कि सती प्रथा यहाँ पे क्या कर दी गई थी, सती प्रथा को यहाँ पे, जो सती प्रथा यहाँ पे चली आ रही थी, इस सती प्रथा को क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था। कब, यहाँ पे 1862 में। ठीक है, सती प्रथा का उन्मूलन यहाँ पे कर दिया गया था। ठीक है, और अगला है भारत सरकार अधिनियम 1858। तो ब्रिटिश शासन शक्ति में आया, जैसे कि मैंने बताया कि जो महारानी थी उस महारानी को ये क्या कर दिया गया था, क्राउन का या फिर ताज का काल इसे यहाँ पे कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे मिलान करके इनके सही आंसर्स को मैच कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 30 में हमसे कहता है कि डैश का पिट्स इंडिया एक्ट। देखिए पिट्स इंडिया एक्ट कहते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए, बात चल रही होगी कब की, 1784 की। ठीक है, तो वास्तव में जो पिट्स 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों के बीच अंतर करता था। ठीक है ना, तो ये जो पिट्स इंडिया एक्ट है 1784 में इसे लागू किया गया था और जिसके चलते 1784 का जो ये एक्ट है इसे पिट्स इंडिया एक्ट भी यहाँ पे कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास क्या होते हैं, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं पॉलिटी के ये कवर हो जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।